नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, मैं हूं आपका अपना अंकित और आज फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नई क्लास यानी कि क्लास सेकेंड। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक नई सीरीज प्रारंभ हुई है जिसमें हम NTPC तथा ग्रुप डी के GA तथा GS की तैयारी करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड इसी महीने यानी कि फरवरी महीने से आप लोगों का एग्ज़ाम्स कराने वाली थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वह सभी एग्ज़ाम्स टल गए हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुत देर लगाने वाली है NTPC, यानी कि आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए NTPC और साथ में ग्रुप डी की भी। तो इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। क्लास फर्स्ट आप लोगों का हो चुका था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास सेकेंड की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोहे के प्रयोग से किस सभ्यता के लोग अपरिचित थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन था। पिछले क्लास में हमने बताया था कि किस प्रकार से वह तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का प्रयोग किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें लोहे का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है वहाँ पे कहीं से भी लोहे के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता लोहा विहीन था। जबकि वैदिक काल हो गया और गुप्त काल हो गया, इसमें लोहे का प्रयोग धड़ल्ले से होना प्रारंभ हो गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा फल। जी हाँ, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो होता है वह फलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। और यही कारण है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को विश्व के बागानों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पे रसीले फल खूब पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा उमस भरा मौसम होता है, समय पे बारिश होती है और गर्मी के सीजनों में आप लोग को पता ही है कि फल भी खूब होते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे जो रसीले फल हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सी विजातीय फसल है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि धान। क्योंकि मटर, चना और मसूर ये जो है वह सब दलहन में आते हैं, लेकिन धान जो है वह दलहन से भिन्न है, इसलिए धान जो है वह विजातीय फसल होगा इन समूहों में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, 1942 में किस योजना के तहत यह कहा गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि क्रिप्स योजना। जी हाँ, इसका जो उद्देश्य था वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत से सहयोग प्राप्त करना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 1942 का जो समय था यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। इस समय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। और ब्रिटिश जो लोग थे वह चाहते थे कि भारत के सैनिक यानी कि भारत के मूल निवासी सेना में भर्ती होकर ब्रिटिश के तरफ से युद्ध लड़े। और इसीलिए यानी कि एक प्रकार की चालाकी उनकी कही जा सकती है कि उन्होंने क्रिप्स योजना बनाया, और जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमारा सहयोग करें और जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपके देश का संविधान का निर्माण हम करेंगे। लेकिन हुआ इसके उल्टा, जब युद्ध उन्होंने जीता फिर इस बात को वह भूल गए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में आय और संपत्ति के असमान वितरण को समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि कराधान के प्रगामी प्रणाली को अपनाकर भारत में आय और संपत्ति के असमान वितरण को समाप्त किया जा सकता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की आवश्यकता का समर्थन किया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि गुरनार मिर्डल। जी हाँ, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि किसी विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना सबसे बेहतरीन होता है। रोलिंग योजना एक प्रकार का ऐसा योजना होता है जिसमें वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। यानी कि आप योजना बनाते हैं एक वर्ष की योजना के बाद आप उसका मूल्यांकन करते हैं, और जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ रहता है उसी आधार पर आप अगले साल की योजना बनाते हैं। तो इसी प्रकार की आर्थिक योजना को रोलिंग
योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति कैसी होती है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सूर्य के समीप होने पर अधिकतम होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। यानी कि जो ग्रह सूर्य के जितने नज़दीक रहेगी वह उतने ही तेज़ी से गति करेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही जो है वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन वह जो दूरी होती है वह हमेशा घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो कभी कभी सूर्य से बहुत दूरी पे होती है। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पे होती है तो जो इसकी गति होती है वह धीमे हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वह सूर्य के नज़दीक जाती है वैसे वैसे इसकी गति भी तेज़ी के साथ बढ़ती रहती है। यही कारण है कि जब आप देखेंगे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से जब हम ग्रहों को लेते हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो इस तरह से जब हम दूरी लेते हैं तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होती है वह ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्फूत का निर्माण किस काल में हुआ था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि कुषाण काल। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ हमारे इतिहासकारों को, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था। तो इसी स्नानागार के पूर्व में एक स्फूत का निर्माण हुआ है, लेकिन जब इस स्फूत की खोजबीन की गई और पता लगाया गया इसका काल, तो हमें पता चला कि यह जो है वह हड़प्पा काल का न होकर इसका जो निर्माण है वो कुषाण काल में हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी वनस्पतियों पर सबसे अधिक किस कारक का प्रभाव पड़ता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि वर्षा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, चुकंदर कौन सी फसल है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि एक वर्षीय। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, किस योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना। जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना में यह 3 सदस्यीय एक बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो गए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए, एवी अलेक्जेंडर हो गए, ये सभी सदस्य थे। और इसका जो उद्देश्य था वह 1946 में भारत को शांतिपूर्ण रूप से सत्ता हस्तांतरण करने के लिए तथा उसके उपायों तथा संभावनाओं को तलाशना था। यानी कि इनका ये जो कैबिनेट मिशन योजना था, इसका जो मुख्य भूमिका होने वाली थी भारत के संदर्भ में वो ये होने वाली थी कि ब्रिटिश जो हैं वह किस प्रकार से भारत को छोड़कर जाएं और भारत में किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाए ताकि शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके ब्रिटिशरों से भारत की ओर, यानी कि भारत के लोगों को किस प्रकार से सत्ता दी जाए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, मुख्य रूप से भारत में कर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 2। जी हाँ, मुख्य रूप से जो कर हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में आयकर हो गया, उपहार कर हो गया, पूंजी लाभ कर हो गया, कॉरपोरेट कर हो गया, यह सभी जो है वह प्रत्यक्ष कर में आते हैं। इसके सिवा जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, यानी कि जब किसी वस्तु की खरीदारी हम लोग करते हैं तो उस वस्तु की खरीदारी के साथ ही हम जो भुगतान करते हैं जिन मूल्यों का, उन मूल्यों में ही वह इंक्लूड रहता है टैक्सेस भी। तो इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं वह अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या संबंध होता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार जो है वह बदलता रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि द्रव्यमान हर स्थान पे अपरिवर्तित रहेगा, चाहे वह पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो या कहीं भी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन वही भार की बात की जाए तो भार जो है वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा प्रभावित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो उस वस्तु को यदि चंद्रमा पे ले जाया जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अपेक्षा जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वह 1/6 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलो है तो वह चंद्रमा पर जाते ही 10 किलो का हो जाएगा।
यानी कि भार हमेशा परिवर्तनशील होता है, वह डिपेंड करता है कि किसी भी स्थान पे गुरुत्वाकर्षण कितना है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी। जी हाँ, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। असल में मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और हुआ ये था कि जब इसकी खोज की गई तो इसके आसपास बहुत मात्रा में मानवीय कंकाल मिलने प्रारंभ हो गए और इसीलिए यही कारण था कि हड़प्पा सभ्यता के इस शहर को यानी कि इस नगर को मृतकों का टीला कहा जाने लगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि टुंड्रा प्रदेश। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मरुस्थल होता है जो रेगिस्तान की तरह होता है। जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे बहुत सारे बालू पाए जाते हैं, वहाँ पे नामात्र में पानी मौजूद होता है और वहाँ पे हरियाली भी बहुत कम होती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी जो साल भर केवल बर्फ़ से ढके रहते हैं, वहाँ पे भी पौधे नहीं पाए जाते हैं और वहाँ पे भी रेगिस्तान की तरह ही जीवन का भी अभाव पाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, सस्य विज्ञान का संबंध किससे है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा फसलों के प्रबंधन से, जिसे हम अंग्रेजी में एग्रोनॉमी कहते हैं। यानी कि फसलों को किस प्रकार से उगाना है, किस महीने में उगाना है, कौन से बीज का इस्तेमाल करना है ताकि फसल उपज में वृद्धि हो सके, किस प्रकार से उन फसलों को सुरक्षित रखना है, इन सभी का यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो खेती बाड़ी में मैनेजमेंट जो होता है वह सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी कहलाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा 389। जी हाँ, यानी कि जब कैबिनेट मिशन योजना आई थी तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी वह 389 निर्धारित की गई थी, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत में यह संख्या मात्र 299 रह गई थी और बाकी पाकिस्तान के साथ चले गए थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, डेयरी आर्थिक दृष्टि से किस क्षेत्र में आता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि प्राथमिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में मुख्य रूप से कृषि आती है, यानी कि कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, खेती बाड़ी करना, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशु पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो जितने कॉरपोरेट क्षेत्र होते हैं यानी कि कारखाने जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होता है उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जिन संस्थाओं के माध्यम से हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं उसे हम तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो डेयरी होती है वह कृषि के अंतर्गत आती है और इसीलिए हम इसे प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोग सामान्य रूप से जब आप खुद के साथ ही देख लीजिए, जब आप किसी ऊंचाई वाली वस्तु पर या फिर किसी ऊंचे टीले पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक ही आगे की ओर झुक जाता है और ऐसा इसलिए होता है ताकि स्थायित्व बना रह सके और हम पीछे की ओर ना गिरें। यह मुख्य रूप से होता है जो गुरुत्वीय केंद्र होता है हमारे शरीर का, उसे बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि सैंधव काल को। जी हाँ, जो कि सैंधव काल का जो लिपि था वह उसे चित्राक्षर लिपि कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जब हम देखते हैं यहाँ की लिपि को तो उसमें कुछ चित्र दिखाई देते हैं और बहुत सारे कुछ अक्षर दिखाई देते हैं। संभवतः अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ने का दावा तो किया है पर उनके दावे अभी पक्के नहीं हो सके हैं क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का नियम नहीं बताया है कि उन्होंने इसे कैसे पढ़ा है। और आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक लिपि में एक नियम होता है लिखने का। यदि आप वह नियम नहीं जानते हैं तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से जो बोल रहे हैं किसी लिखावट के बारे में वह सही ही हो।
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि जिप्सम। यानी कि जो जिप्सम होता है वह आधात्विक खनिज होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में सबसे अधिक उत्पाद किस फसल का होता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि धान। धान की जो खेती होती है वो भारत में पर्याप्त मात्रा में होती है, क्योंकि भारत मात्रा में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्व उपयोगी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए। और यही कारण है कि भारत में धान की सबसे अधिक फसल उगाई जाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों की संख्या का बंटवारा किस प्रकार किया जाना सुनिश्चित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए, मुख्य कमिश्नरेट क्षेत्र के 4 सदस्य, बी, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, और सी, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, तथा डी, उपयुक्त सभी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि ऊपर के सभी सही हैं। यानी कि कमिश्नरेट क्षेत्र के 4 सदस्य लिए जाने थे, देशी रियासतों से 93 और ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि लिए जाने थे। उस समय भारत में 4 कमिश्नरेट क्षेत्र थे, जो कि अजमेर मारवाड़ था, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली था। लेकिन बलूचिस्तान जब भारत अलग देश बना तो बलूचिस्तान हट गया और भारत में केवल 3 कमिश्नरेट यानी कि अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और दिल्ली ही बचा। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो नाव के साथ क्या होता है? आप लोग को उत्तर देना है। इसके जो ऑप्शन है वो ए है, थोड़ा डूब जाता है, बी, थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अथवा डी, नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। मान लीजिए आप किसी नाव पे सवार हैं और आप नदी में हैं, और जब नदी, जो कि जैसा कि लोग जानते हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो हमारे समुद्र में जाकर मिलती हैं, जहाँ पे डेल्टा का निर्माण भी करती हैं नदियाँ। तो जब आप नदी में हैं नाव के साथ और जब आप प्रवेश करेंगे समुद्र में तो आप देखेंगे कि आपकी जो नाव है थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। यानी कि नदी में थोड़ी उसका जो तल होगा वह थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन जैसे ही आप समुद्र में प्रवेश करेंगे वह थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाएगा। और ऐसा होता है समुद्र के जल के घनत्व के कारण। जी हाँ, यानी कि जो समुद्र का जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है, यानी कि नदी के पानी की अपेक्षा जो समुद्र के जल का घनत्व होता है वह अधिक होता है। और यही कारण है कि जब समुद्र का जल है वह अधिक उत्प्लवन बल उत्पन्न करता है। तो यही कारण होता है कि जब कोई नाव समुद्र में प्रवेश करती है तो उसकी सतह ऊपर की ओर उठ जाती है। और यही कारण है कि समुद्र में लोग आसानी से नहीं डूबते हैं। जैसे कि यदि आपको तैरना नहीं आता है और आप नदी में तैरने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी ही मुश्किल काम होगा ये, क्योंकि आपको पूरी अच्छे तरीके से तैराकी आनी चाहिए। लेकिन वहीं यदि आप समुद्र में तैरना सीख रहे हैं तो समुद्र में तैरना सीखना आसान होता है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा नहीं डूबेंगे। यदि आप हल्का फुल्का पैर भी चलाएंगे तो आप ऊपर यानी कि सतह पे बने रहेंगे। तो आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और यदि पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ यानी कि इसकी क्लास 3 लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।